गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको शरीर क्रिया विज्ञान ह्यूमन फिजियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और उसमें हमारा 9th चैप्टर चल रहा है। 9th चैप्टर में मैं संवेदी अंग के तहत त्वचा यानी चर्म के बारे में पढ़ा रही हूँ। पिछली बार हमने त्वचा की संरचना कंप्लीट कर ली थी। अब त्वचा में ही कुछ सहायक अंग होते हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये वाला जो चित्र है ये मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, लेकिन इसी चित्र में जो इसके सहायक अंग हैं वो भी इसमें दिख रहे हैं, इसलिए आप ये चित्र वापस से देखेंगे। और जो त्वचा के सहायक अंग हैं वो मुख्य अंग हैं। एक तो तेलीय ग्रंथियाँ, सिबेशियस ग्लैंड्स, दूसरी हैं स्वेद ग्रंथियाँ या पसीने की ग्रंथियाँ यानी स्वेट ग्लैंड्स, तीसरे हैं नाखून यानी नेल्स, और चौथे हैं बाल अर्थात हेयर्स। तो तेलीय ग्रंथियाँ, स्वेद ग्रंथियाँ, नाखून और बाल ये त्वचा के साथ कुछ सहायक अंग होते हैं जो कि त्वचा के कामों में उसकी सहायता पहुंचाते हैं। पहला है तेलीय ग्रंथियाँ। तेलीय ग्रंथियाँ जो हैं वो त्वचा में अगर हम देखेंगे तो ये होता है एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, ये है अंतः त्वचा। तो अंतः त्वचा के अंदर अवस्थित रहती है। त्वचा का अंदर वाला जो पार्ट है थोड़ा गहराई वाला, तो तेलीय ग्रंथियाँ अंतः त्वचा में अवस्थित रहती हैं और ये बालों के पास मतलब ऊपर चली जाती हैं, तब रोम निकलते हैं। तो ये यहाँ रोम कांड और रोम जड़ आ रही, मतलब ये जो बाल गया हुआ है वो यहाँ तक आ रहा है। तो ये जो तेलीय ग्रंथियाँ होती है ये बालों के पास पाई जाती है और एक तेलीय पदार्थ स्रावित करती हैं। तेलीय ग्रंथियाँ एक तेल जैसा पदार्थ स्रावित करती हैं जिसे सीबम कहते हैं। ये जो तेलीय ग्रंथियाँ हैं बालों के पास, ये तेल जैसा पदार्थ स्रावित करती है और तेल जैसे पदार्थ को कहते हैं सीबम। और ये जो सीबम होता है तेल जैसा पदार्थ, वो बालों को और बालों के आसपास जो अंग हैं उनको चिकना बनाए रखता है। ये तेलीय पदार्थ यहाँ मतलब रोम जड़ से स्वेद नलियों, ये जो नलियाँ हैं स्वेद नलियों के द्वारा जाते हैं और बालों की जड़ों के पास से होते हुए ऊपर रोमकूप तक निकल जाते हैं। दूसरे प्रकार के सहायक अंग हैं स्वेद ग्रंथियाँ यानी स्वेट ग्लैंड्स, पसीने की ग्रंथियाँ। स्वेट ग्लैंड्स मतलब पसीने की ग्रंथियाँ या स्वेद ग्रंथियाँ। ये स्वेद ग्रंथियाँ ये भी अंतः त्वचा में ही अवस्थित होती हैं। स्वेद ग्रंथियाँ जो होती हैं वो मुड़ी हुई सी नलिका होती है और त्वचा में बहुत गहराई में स्थित होती है, बहुत ही गहराई में स्थित होती है और एपिडर्मिस के छिद्रों में इनकी वाहिकाएं जाके समाप्त होती है। जो स्वेद ग्रंथियां हैं, पसीने की ग्रंथियां हैं, ये त्वचा के अंदर वाले पार्ट अंतः त्वचा में पाई जाती हैं। मुड़ी हुई सी नलिका होती है जिसकी की वाहिका बिल्कुल ऊपर जाके एपिडर्मिस के भी बाहर रोमकूप के रूप में बाहर निकलती है। ये जो नली है मतलब ऐसे नली आकार की, ये एक जगह गोल गेंद जैसी रचना बना लेती है और ये जो गेंद जैसी रचना है ये इस स्वेद ग्रंथि का मुख्य भाग होता है। स्वेट ग्लैंड का मुख्य भाग ये गेंद जैसी रचना होती है और मुख्य भाग गेंद जैसी रचना पसीना बनाता है, पसीना स्रावित करता है और उस पसीने में व्यर्थ पदार्थ, पानी और खनिज लवण पाए जाते हैं। वैसे तो स्वेद ग्रंथियां हमारे पूरे शरीर की जितनी स्किन है, पूरे शरीर को कवर कर रखा है किसने? स्किन ने यानी त्वचा ने। तो सारे ही शरीर में
त्वचा जहाँ जहाँ है वो सब जगह है, तो त्वचा में सब जगह श्वेत ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। लेकिन कुछ भाग ऐसे होते हैं हमारे पूरे शरीर में, वहाँ श्वेत ग्रंथियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, अर्थात वहाँ ज़्यादा पसीना आता होगा, तो वहाँ श्वेत ग्रंथियाँ नंबर्स में भी ज़्यादा पाई जाती हैं, मात्रा में भी, और उनका आकार भी थोड़ा बड़ा होता है, मतलब पसीना भी ज़्यादा निकलता है। तो ये जो जगह होती है वो है हथेली, तलवे, बगल, जांघ और कपाल। मतलब हमारे सिर पर भी बहुत ज़्यादा पसीना आता है। कपाल, हथेली, तलवे, जांघ और बगलों में सबसे ज़्यादा पसीना आता है, क्योंकि वहाँ श्वेत ग्रंथियों की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। तीसरी तरह का सहायक अंग है नाखून यानी नेल्स। नाखून जो होते हैं वो हमारे शरीर में बिल्कुल बाहरी पार्ट पे होते हैं। ये हॉर्नी एपिथेलियम मतलब श्रृंगीय उपकला ऊतक से बने होते हैं, और इनका जो सबसे नीचे का पार्ट होता है वो एक तरह से अपने आप को एपिडर्मिस की तरह एक्ट करता है, मतलब एपिडर्मिस तक जाके उससे चिपका हुआ रहता है, मतलब एपिडर्मिस में जाके यहाँ स्थापित हो जाता है, और नाखून से बाहर के कीटाणु हमारे शरीर में नहीं अंदर प्रवेश कर पाते हैं, अर्थात नाखून जो है वो कीटाणुओं के प्रवेश का अवरोध करता है। और नाखून हमारी बॉडी को जो है सुरक्षा देता है, स्पेशली हमारी उंगलियों के जो पोर होते हैं, उंगलियों के जो एंड्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए नाखून श्रृंगीय उपकला ऊतक यानी कठोर उपकला ऊतक से बने होते हैं, और इनका जो निचला भाग है वो नरम उपकला से बना हुआ होता है। चौथी तरह के जो सहायक अंग हैं वो है बाल यानी हेयर्स। बाल जो होते हैं हेयर्स, वो भी हमारे पूरे ही शरीर में, हाथ, पैर, गाल, नाक, मतलब पूरे शरीर में बाल, जहाँ जहाँ स्किन है तो स्किन के ऊपर बाल पाए जाते हैं। जहाँ से ये बाल निकलते हैं उस जगह को छिद्र कहते हैं, और उसको कहते हैं रोमकूप। मतलब रोमकूप नामक छिद्र से रोम या बाल जो है वो बाहर निकला रहता है। रोमकूप यानी हेयर फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल्स यानी रोमकूप नामक छिद्र से रोम यानी बाल बाहर निकले हुए होते हैं। और रोमकूप जो है वो अंदर बालों की जड़ों तक गया हुआ होता है, और बालों की जो जड़ें होती है वहाँ इसको वृद्धि करने वाला पदार्थ भी पाया जाता है। अगर अभी हम एक बार बाल हटा देंगे तो वापस से नए बाल हो जाएंगे, क्योंकि इसको वृद्धि करने वाला पदार्थ अंदर जो है रोमकूप का जो एंड है वहाँ वो पदार्थ पाए जाते हैं। लेकिन कुछ आयु के बाद ये जो वापस से नए नए बाल आने की जो प्रवृत्ति होती है वो कुछ आयु के बाद में घटने भी लगती है, और इन बालों के द्वारा जो शरीर का व्यर्थ पदार्थ, पानी, लवण, ये सब भी पसीने के रूप में बाहर निकाले जाते हैं। तो इस तरह से पिछली बार मैंने आपको पढ़ाया था कि त्वचा की संरचना, त्वचा में एक एपिडर्मिस, एक डर्मिस, एक बाह्य त्वचा, एक अंतः त्वचा। बाह्य त्वचा में ये चारों बता दी थी, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम और स्ट्रेटम मेलपीजियम। ये चारों स्तर बता दिए थे। ये तीनों मृत कोशिकाओं के बने हुए हैं, यहाँ रंग कण होते हैं। फिर ये जो अंतः त्वचा है इसमें श्वेत ग्रंथियाँ, तेलीय ग्रंथियाँ, कुछ तंत्रिकाएं, वसा के कण, ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं, ये सब इसमें पाई जाती हैं। इनके अलावा अगर हम त्वचा के कुछ सहायक अंग कहेंगे कि त्वचा के कार्य में ये सहायता देते हैं, तो जैसे श्वेत तेलीय ग्रंथियाँ, ये त्वचा को किस तरह से सहायता देती है कि तेलीय ग्रंथियाँ अंदर होती हैं अंतः त्वचा में, और वहाँ से एक तेलीय जैसा पदार्थ स्रावित करती हैं, बनाती हैं, और वो फिर जो श्वेत की नली है उससे बाहर तक भेज देती है, और जो चिकना पदार्थ जो बनाती है तेल जैसा, उसका क्या नाम है? उसका सीबम नाम है।
और वो सीबम बालों को भी जो बाहर तक गए और उसके आसपास के अंगों को भी चिकना बनाए रखता है। तो ये तो श्वेत ग्रंथि हो गई। उसके बाद में तेलीय ग्रंथि हो गई। उसके बाद में श्वेत ग्रंथियाँ मतलब स्वेट ग्लैंड्स, जो पसीना बनाती है। तो पसीना बनाने वाली जो ग्रंथियाँ हैं वो बाहर एपिडर्मिस के बाहर रोम के रूप में, बाल के रूप में होती है। फिर वो बाल जो है वो रोम कूप यानी हेयर फॉलिकल्स से निकला हुआ है और वो सबसे अंदर आके एक कुंडली नुमा रचना बना लेता है, वो श्वेत ग्रंथि होती है। वहाँ एक गुच्छा सा बना होता है जो कि पसीना बनाता है। पसीना मतलब जो भी व्यर्थ पदार्थ है या फिर एक्स्ट्रा वाटर है या लवण है, वो यहाँ इकट्ठा करके नलियों के द्वारा रोम कूप से रोम के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि हृदय जो पूरा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। और जो श्वेत ग्रंथियां हैं ये वैसे तो हमारे पूरे शरीर में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, कुछ ऐसे अंग होते हैं जहाँ की श्वेत ग्रंथियां यानी स्वेट ग्लैंड्स, पसीने की ग्रंथियां ज़्यादा पाई जाती हैं। जैसे बगलों में, जांघों में, फोरहेड यानी कपाल में, हथेली और तलवे पर ज़्यादा पाई जाती है। तीसरे प्रकार का सहायक अंग है नेल्स यानी नाखून। नाखून जो है वो हॉर्नी एपिथेलियम मतलब श्रृंगीय उपकला ऊतक से बने होते हैं। ये हमारे शरीर को, हमारी उंगलियों को जो है वो सुरक्षा प्रदान करते हैं और उंगलियों को और जो भी कोमल त्वचा है उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ से कोई भी कीटाणु अंदर प्रवेश नहीं करता और ये हमारी एपिडर्मिस के निरंतर में ही रहते हैं और कई बार अपने आप को उसके साथ एपिडर्मिस एक्ट करते हैं। और चौथा है सहायक अंग बाल यानी हेयर्स। बाल जो है वो त्वचा में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बालों के द्वारा ही शरीर के अंदर, त्वचा के अंदर जो चिकना पदार्थ है वो बाहर आता है और हमारी स्किन जो है वो चिकनी रहती है। बालों के द्वारा ही जो अंदर पसीना, गंदगी बन रही है वो बाहर आता है और वो हमारे शरीर को साफ कर देता है। तो बाल जो हैं वो रोम कूप के द्वारा रोम निकले रहते हैं और बालों को वृद्धि करने वाली जो चीज़ है वो अंतः त्वचा में पाई जाती है। इसलिए जैसे ही पुराने बाल हटते हैं लेकिन नया बाल फटाफट आ जाता है, लेकिन एक आयु के बाद में, एक उम्र के बाद में ये जो बाल आने वाली प्रक्रिया है ये कम हो जाती है और इन बालों के द्वारा शरीर की गंदगी पसीने के रूप में बाह्य त्वचा के बाहर निकाली जाती है। इस तरह से त्वचा की संरचना, त्वचा के सहायक अंग ये कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट टर्न पे लेंगे त्वचा के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्किन। थैंक यू।